Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic managerial use of break-even analysis. जैसा कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रेक इवन एनालिसिस के रेफरेंस में डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेक इवन एनालिसिस का एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यूज रहता है। ब्रेक इवन एनालिसिस प्रोवाइड्स पॉलिसी गाइडलाइंस रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कंडीशंस ऑन ऑपरेशन एंड एक्शंस ऑफ बिजनेस फर्म्स। यानी कि जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करते हैं तो एक तरीके से ये हमें डिफरेंट चेंजिंग कंडीशंस के इफेक्ट के रिगार्डिंग पॉलिसी की गाइडलाइन प्रोवाइड करती है जो एक पर्टिकुलर बिजनेस फर्म के ऑपरेशन और एक्शन के ऊपर रहती है, क्योंकि जो एक बिजनेस फर्म है वो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, डिफरेंट टाइप के एक्शंस को फॉलो करती है। तो अगर कोई भी कंडीशन चेंज होती है तो उसके इफेक्ट को हमें डिटरमाइन करना होता है, और इसमें जो हेल्पफुल रहता है वो ब्रेक इवन एनालिसिस प्रॉपर हेल्प करती है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस फर्म की इसके रिलेशन में। तो हम इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ब्रेक इवन एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस को डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट यूज इज द प्रॉफिट अटेनमेंट। हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की। तो जब हम किसी पर्टिकुलर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं और ये ब्रेक इवन पॉइंट अगर हाई लेवल पर डिटरमाइन किया जाता है तो ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द वल्नरेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट पोजीशन ऑफ द फर्म। यानी कि जो फर्म है वो एक पर्टिकुलर लॉन्ग पीरियड के बाद अपने प्रॉफिट को अर्न करने की पोजीशन में होगी अगर उसका ब्रेक इवन पॉइंट हाई आता है उस केस में। अब अगर आपको इस बीईपी को रिड्यूस करना है तो इसको रिड्यूस करने के लिए आप और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि जब तक आप अपने बीईपी को रिड्यूस नहीं करोगे तब तक आप अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज नहीं कर सकते। तो बीईपी को रिड्यूस करना चाहते हो, प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अपने सेलिंग प्राइस को या तो इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर आपको वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला स्टडी किया था बीईपी का। तो बीईपी का फॉर्मूला था आपका टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल प्राइस माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका सेलिंग प्राइस है या तो आप उसको इंक्रीज करिए या फिर आप अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दीजिए। तो दोनों ही केस में आपका बीईपी क्या होगा? बीईपी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कम लेवल पर आपको बीईपी मिल जाएगा और उसके बेसिस पर आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो। या फिर एक तरीका और होता है, आप अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को इंक्रीज कर लीजिए तो भी आप हाई प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं। An appropriate decision may be taken depending upon competitive market condition, the elasticity of demand for firm's product and the efficiency of its operations. इसके साथ साथ जब हम बीपी के अलावा बात करते हैं तो अगर हमें अप्रोप्रिएट डिसीजन को फॉलो करना है प्रॉफिट के रिलेशन में तो हमें देखना होता है कि मार्केट में कॉम्पिटिटिव कंडीशंस क्या हैं, फर्म के प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और फर्म के ऑपरेशन की एफिशिएंसी किस लेवल पर है, ये भी आपको इसके साथ साथ चेक करना होता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू नो द सेल्स वॉल्यूम टू मेंटेन प्रेजेंट प्रॉफिट्स विदाउट एनी चेंज इन प्राइस और टू मेंटेन करेंट प्रॉफिट्स विदाउट एनी चेंजेस इन सेल्स वॉल्यूम। अब यहाँ पर ब्रेक इवन एनालिसिस क्या रोल प्ले करती है? ब्रेक इवन एनालिसिस के बेसिस पर हम सेल्स वॉल्यूम को पता कर सकते हैं, वो भी प्रेजेंट प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए, जबकि हम उसके प्राइस में अगर कोई चेंज नहीं करते हैं या फिर हम करंट प्रॉफिट को मेंटेन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सेल्स वॉल्यूम को चेंज ना करना पड़े। तो इसके रिगार्डिंग भी हम ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज करते हैं और उसके बेसिस पर हम पॉसिबल सेल्स वॉल्यूम को डिटरमाइन कर सकते हैं जिससे हम डिजायर्ड प्रॉफिट को अर्न कर सकें। इसके साथ साथ जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने में हमें कितने वॉल्यूम ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको डिटरमाइन करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके से हमें प्रॉपर प्रॉफिट अर्न करना है, अटेन करना है, तो इसके लिए हम प्रॉफिट अटेन करने के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि अगर टारगेट प्रॉफिट को अचीव करना है तो उसके लिए हमें कितना वॉल्यूम ऑफ सेल्स डिटरमाइन करना होगा। ये मैंने न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर भी सॉल्व किए थे।
सेकंड जो मैनेजरियल यूज रहता है ब्रेक इवन एनालिसिस का, दैट इज इन रिलेशन ऑफ द प्राइस डिसीजन। जब हम किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस फर्म के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्या करता है वो फर्म की प्रॉफिट पोजीशन के बेसिस पर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करता है, क्योंकि अगर वो प्राइस को इंक्रीज करेगा तो इसके हिसाब से जो उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो भी क्या होगा, रेज होगा। तो यहां पर पहले देखा जाता है कि फर्म की प्रॉफिट पोजीशन क्या है और उसके बेसिस पर फर्म का जो मैनेजमेंट है वो प्राइस के रिगार्डिंग डिसीजन को फाइनलाइज करता है। और जैसे जैसे ये प्रॉफिट मार्जिन या कंट्रीब्यूशन कम होता चला जाता है उसके हिसाब से ब्रेक इवन पॉइंट भी रिड्यूस हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन को रिड्यूस कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइस रिड्यूस होगा। और प्राइस को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स है उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, जिससे कि हम प्रीवियस लेवल ऑफ प्रॉफिट को मेंटेन कर सकें। थर्ड मैनेजरियल यूज इज द सेफ्टी मार्जिन। व्हेन any of the firm is deciding upon the volume at which the firm would operate, the management should consider the safety margin associated with the proposed sales। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कोई भी पर्टिकुलर फर्म ये डिसाइड करेगी कि उसे कितने वॉल्यूम पर ऑपरेट करना चाहिए तो उसके लिए उसको प्रपोज्ड सेल के साथ साथ सेफ्टी मार्जिन को भी कंसीडर करना होता है। सेफ्टी मार्जिन का मतलब क्या होता है, वो पर्टिकुलर सेल्स ऑफ वॉल्यूम which the firm can afford a decline in sales before it starts suffering losses। यानी कि ये वो लिमिट होती है सेल्स वॉल्यूम की जिससे नीचे अगर फर्म ऑपरेट करेगी तो उसको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से जब किसी पर्टिकुलर सेल्स वॉल्यूम को डिसाइड किया जाता है तो उसके साथ साथ सेल्स या सेफ्टी मार्जिन को डिटरमाइन किया जाता है और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज सेल्स माइनस बीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। अगर मान लीजिए कि जो फर्म का सेफ्टी मार्जिन है वो टाइम के साथ साथ लगातार ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्म है, द फर्म्स रेजिस्टेंस कैपेसिटी टू अवॉइड लॉसेस हैज बिकम प्रॉपर, यानी कि फर्म अपने लॉस को अवॉइड करने में सक्सेसफुल होती चली जा रही है। तो ये सेफ्टी मार्जिन लगातार क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड के साथ साथ ड्रॉप होना जरूरी है। जितना ज़्यादा ड्रॉप होता चला जाएगा फर्म के लॉसेस को अवॉइड करने की रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो उतनी ही प्रॉपर होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजरियल यूज इज द एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी। ब्रेक इवन एनालिसिस ऑल्सो enables a firm to know whether to expand production capacity or not through the installation of additional equipment। भाई एक फर्म है ऑपरेट कर रही है तो अगर मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपेंड तो करना ही होगा। अगर वो अपने आप को और प्रॉस्परस करना चाहती है तो ब्रेक इवन एनालिसिस के हेल्प से फर्म ये पता कर सकती है कि उसको अपनी कैपेसिटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करना चाहिए या नहीं और एडिशनल इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। द चॉइस ऑफ एन अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट कैन बी मेड आफ्टर कंपेयरिंग डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग जॉब्स। यानी कि आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को कंसीडर करते हुए ये चॉइस ले सकते हो कि एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट को फॉलो करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा हूं तो उसके लिए स्मॉल जो सिंपल मशीन्स है वो सफिशियंट है। लेकिन अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहता हूं, बिगर क्वांटिटीज़ को प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे फास्टर और कॉस्टलियर मशीन्स को एम्प्लॉयड करना ही होगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है या इसकी जो कंफर्मेशन है वो मैं ब्रेक इवन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट के बेस पर फाइनलाइज कर सकता हूं। ओके, द नेक्स्ट मैनेजरियल यूज इज ड्रॉपिंग और एडिंग न्यू प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी पर्टिकुलर फर्म के लिए कि अगर कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर प्रोडक्शन को फोकस कर रही है तो उसको अपनी उस प्रोडक्ट लाइन में नए प्रोडक्ट को ड्रॉप करना चाहिए या ऐड करना चाहिए। इस पर्टिकुलर डिसीजन को ब्रेक इवन एनालिसिस के बेसिस पर फाइनलाइज किया जा सकता है और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके एस्टिमेटेड रेवेन्यू और कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं।
ठीक है, और उसके बेस पर हम डिसीजन लेते हैं कि प्रोडक्ट लाइन के अंदर हमें नए प्रोडक्ट को ऐड करना चाहिए या हमें इसको ड्रॉप करना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें सबसे पहले तो इसके जब हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो हमें ये देखना है कि उसकी वजह से रिवेन्यू पर क्या इफेक्ट आएगा और कॉस्ट किस तरीके से इंक्रीज होगी। अगर इन रिवेन्यू में इंक्रीमेंट कॉस्ट में इंक्रीमेंट के मुकाबले ज़्यादा है और फर्म को प्रॉफिट बढ़ रहा है इस प्रोडक्ट को ऐड करने से, तो हम उस प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्ट लाइन में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हमको उसे ड्रॉप करना है। तो इसकी जो कैलकुलेशन की जाती है, इसकी कैलकुलेशन हम ब्रेक इवन एनालिसिस के बेसिस पर फॉलो कर सकते हैं और उसके हेल्प से पता कर सकते हैं वेदर इट इज प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म टू ऐड अ न्यू प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट लाइन और नॉट प्रॉफिटेबल। पॉइंट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट मैनेजरल यूज, दिस इज द मेक और बाय डिसीजन। ये फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है क्योंकि फर्म को अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये इस रॉ मटेरियल को परचेज करे फ्रॉम द डिफरेंट सप्लायर्स इन द मार्केट या फिर इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को ये खुद प्रोड्यूस करे। इन दोनों में से इसको किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो यहां पर क्या करना होगा, उसे प्रॉफिट कंपेयर करना होगा इन दोनों सिचुएशन में, और जहां उसको प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देगा वो उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकती है। लेकिन इस प्रॉफिट को कंपेयर कैसे किया जाता है, इट इज फॉलोड विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को फोकस करके फर्म दोनों ही सिचुएशन में प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकती है और फिर कंपैरिजन के बेसिस पर डिसाइड कर सकती है कि उसे उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को मेक करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए या फिर उसको सप्लायर से परचेज कर लेना चाहिए। अब अगर फर्म कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने का डिसीजन ले लेती है तो इसको बहुत सारे फायदे होते हैं। द फर्स्ट बेनिफिट इज कि प्रोडक्ट को जो कंपोनेंट है उसको प्रोड्यूस करने की वजह से जो मोनोपोलिस्ट सप्लायर है उससे प्रोटेक्ट करता है फर्म को। यानी सपोज करिए कि एक पर्टिकुलर सप्लायर है जो मार्केट में अवेलेबल है और वो ज़्यादा रेट पर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, ज़्यादा रेट पर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो उस केस में अगर फर्म उस कंपोनेंट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है तो सबसे पहली बात तो है उस मोनोपोलिस्ट सप्लायर से उसका प्रोटेक्शन हो जाता है। दूसरा फायदा इसको मिलता है कि ये क्वालिटी में कंट्रोल कर लेता है, यानी कि जो क्वालिटी ये खुद के प्रोडक्शन से प्रोवाइड कर सकता है रॉ मटेरियल को, वो क्वालिटी सप्लायर उसे प्रोवाइड नहीं कर सकता। और तीसरा फायदा इसको मिलता है कि जो इसकी असेंबली कॉस्ट है वो कम हो जाती है और उसके कम होने की वजह से कंज्यूमर्स के बीच में इसकी गुडविल इंक्रीज होती है और गुडविल इंक्रीज होने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सेल्स भी लगातार इंक्रीज होती चली जाती है। तो ये फायदा होता है अगर ये उस कंपोनेंट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो डिसीजन लिया जाता है कि उसे प्रोड्यूस करना है या सप्लायर से उसको परचेज करना है, ये ब्रेक इवन एनालिसिस के बेसिस पर डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, एंड द लास्ट मैनेजरल यूज ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस इज चॉइस ऑफ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स का मतलब है कि प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो एक सेलर के पास बहुत सारे मोड्स ऑफ ऑपरेशंस या प्रमोशंस होते हैं जिनके बेसिस पर प्रोडक्ट को प्रमोट किया सकता है, जैसे पर्सनल सेलिंग है, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिसिटी है, पब्लिक रिलेशंस है। बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं जिनके यूज के बेसिस पर कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट कर सकती है। अब पॉइंट ये आता है कि प्रमोशन मिक्स में इन वेरियस मोड्स को किस प्रोपोर्शन में फॉलो करना चाहिए, तो ये सेलर टू सेलर डिपेंड करता है और जो सेलर्स हैं वो इसके लिए ब्रेक इवन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो फर्म के लिए हेल्पफुल होती है और उसके बेसिस पर कोई भी पर्टिकुलर फर्म ये डिसाइड कर सकता है कि उसको अपने प्रमोशन मिक्स में इन पर्टिकुलर मोड्स को किस प्रोपोर्शन में फॉलो करना चाहिए। इसके लिए वो ये क्या कर सकता है, वो ये देख सकता है कि जब वो इन पर्टिकुलर कॉस्ट या इन पर्टिकुलर प्रमोशन मेथड्स को यूज करता है तो उसकी वजह से जो उसकी एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उसकी वजह से उसके ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या रिजल्ट निकल कर आता है। इसके बेसिस पर वो डिसाइड कर सकता है कि वो किस पर्टिकुलर मोड को किस रेशियो में अपने प्रमोशन मिक्स में इंक्लूड करें। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट मैनेजरल यूजेस of break even analysis. Thank you.